हरा भरा कबाब तैयार और साथ में आपके पास ऑप्शन है मिंट चटनी का। अगर आप ये सारी चीजें देखते देखते अगर कोई स्टेप अगर भूल गए हैं तो मैं जितने लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से कि आप अपने ऑडियो अगर म्यूट मोड में रखेंगे तो प्रोग्राम को चलाने में काफी स्मूथ होगा और आसानी से प्रोग्राम ठीक ठाक से चलेगा, क्योंकि दूसरों की आवाज जो आती है उससे प्रोग्राम में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने ऑडियो को म्यूट कर लें, म्यूट मोड में रखें। अब एक पैन में ऑयल डालें और टिक्की को डीप फ्राई करें और पसंदीदा चटनी के साथ परोसें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अब तो ऐसा लग रहा है पूरा कोरम पूरा हो गया, सिर्फ डॉक्टर झा रह गए। वो भी आ जाएंगे, डॉक्टर शकील भी अभी आ गए। सब लोगों को जल्दी जाना है तो इसलिए जल्दी आ गए। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब की तरफ तो लगता है कि एकदम सवेर का वक्त है। अभी कितना बज रहा है आपके यहाँ? यहाँ इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। मॉर्निंग। सबसे बड़ा मसला होता है यूएस बेस्ड लोगों से बात करना, वो सब, और उसमें भी इतनी डिफरेंट टाइमिंग्स है वहाँ पे कि आप न्यू जर्सी के टाइम को वॉशिंगटन टाइम से वो नहीं कर सकते। सब लोग अलग अलग औकात पे मौजूद होते हैं, बड़ा मसला होता है। बिल्कुल, हम लोग तो वहाँ एक स्टैंडर्ड 4:30 बजे का टाइम बना के रखे हुए थे। 4:30 बजे से हम लोग मतलब यूएस के लिए ओपन होते थे जब रियाद से। अच्छा, 4:30 बजे रियाद टाइम? 4:30 बजे रियाद टाइम, वहाँ मॉर्निंग 7 बज चुका होता है। ओके। तो जहाँ भी आ गए। अच्छा, होस्ट बना दिया आपने हम लोगों को? जी जी, आप सब लोग होस्ट हैं। डॉक्टर पीके झा साहब आ गए हैं, आनंद जी भी हैं, डॉक्टर फातिमा शेख भी हैं, डॉक्टर रजा भी हैं, डॉक्टर झा भी हैं, और लोग आते रहेंगे। तो हम लोग 2:04-5 में प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में एक दिन में ऐसा अरे ठीक है, सब लोग अगर आ जाएं तो वक्त मतलब इंतजार करना, उसके बाद इंतजार करने का कोई वजह नहीं है। पैनलिस्ट सारे आ जाएं। मैं प्रोग्राम को फेसबुक पे भी लाइव करूंगा। ओके। तो केवल झूठे ऐलान किए गए। लेने की झूठी घोषणा की है और घटा दी गई थी ऑक्सीजन आईसीयू और वेंटिलेटर बेडों की संख्या। देश में कोरोना के केसेस में कमी 2 महीने बाद एक दिन में सबसे कम 1,20,454 नए केस सामने आए। देश में 24 घंटे में 3,380 नए केस सामने आए हैं। संक्रमित मामलों की संख्या 15,55,248। 3.12% लोगों को लगी वैक्सीन। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में टीका आने के बाद मई में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी। दुनिया भर में 2 बिलियन लोगों को वैक्सीन दी गई है। अनवर भाई अलग से मैसेजेस भेजने में लगे हुए हैं, मुझे 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने रवाना किए हैं। इक्वली इम्पोर्टेंट। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से इस बार सबसे ज्यादा गांव प्रभावित हैं। देश में कोरोना के 53% नए केस गाँव में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूर संघ के 35वें समिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा आपकी मेहनत से हो रहा है नए भारत का निर्माण। सीएम योगी ने कहा कि मजदूरों के हित के लिए काम कर रही है सरकार। किसानों की मदद से मजदूर
जो है वो मैंने एक जगह शकील रजा स्पॉट किया, एक जगह सैयद रजा। मैंने सोचा आपसे मौका मिलेगा तो पहले से पूछ लूंगा आप कौन से नाम से जानना पसंद करेंगे। नहीं ये रजा वैसे आसान है। हाँ, प्रोफेशनली लोग मुझे सैयद रजा के ही नाम से जानते हैं। ओके ओके। और जो बचपन से जो लोग मुझे जानते हैं वो शकील के नाम से जानते हैं। शकील, अच्छा। नो वंडर, वही मैं कहूँ कुछ तो वजह होगी कि दूसरा नाम जो है वो प्रिफर्ड। लेकिन जिन जिन दफा भाई से भी बात हुई वो शकील भाई कह रहे थे, लेकिन नाम तो सैयद रजा लिखा हुआ है। नहीं, जो मैं इंग्लैंड आया तो उसके बाद जो शकील थोड़ा सा जो खास करके जो अंग्रेज गोरे अरसलान जी प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। आई नो। अब आप सोचे कि एहतशाम प्रोनाउंस करने में कितनी मुश्किल होती होगी लोगों को। नाम का बड़ा मसला होता है, और खास करके इंडिया में मुझे तो राधे श्याम, ईटू श्याम सबकी आदत पड़ चुकी है। नहीं, शॉर्ट ठीक है। वैसे तो मेरा पूरा नाम सैयद मोहम्मद शकील रजा है। ओके। तो आप कब तक लौटने का इरादा है बहरैन? मैं रहूँगा 19 की वापसी है मेरी। ओके, इसका मतलब ट्रैवल आप आ जाएंगे डायरेक्टली? वो कुछ अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का कुछ सूरत हाल अभी बेहतर हुई है? हाँ, मेरे ख्याल से इधर बंद किया उन्होंने, इंग्लैंड ने बंद किया है। ओके। तो मैं लकी था, मैं आ गया यहाँ, तो रेड जोन पे अभी बहरैन। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से अब हम लोग बात करना बंद करते हैं, इसलिए कि ऑडियंस भी शायद आनी शुरू हो गई। बस आनंद जी आ जाए तो प्रोग्राम शाहिद साहब फिर हम लोग शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बस आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा, या सिर्फ स्टार्ट थम्स अप कह दीजिएगा, मैं शुरू कर तो मैं ऐसा करता हूँ कि सभी लोगों को मैं अभी म्यूट मोड में डाल दूंगा और फिर अब अपने अनम्यूट कर लें, ठीक है जी? बिल्कुल। सारे पैनलिस्ट अपना अनम्यूट कर लें। Recording in progress.
शाही साहब, मैं इसको फेसबुक लाइव पे ले जा रहा हूँ, फिर मैं जैसे ही आपको कह दूंगा तो प्रोग्राम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके। जी, हम लोग लाइव हैं शाही साहब। ओके। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम एहतेशाम शाहिद है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ रहमान फाउंडेशन which has put together this very important webinar called COVID-19 fungal infection and vaccine efficacy. इसकी ज़रूरत और इम्पोर्टेंस आप सब समझ रहे होंगे। दो तीन चीज़ें छोटी छोटी मेंशन करता चलूँ। दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय एहसास विच इज़ एन NGO वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर। आज के डिस्कशन के लिए हमने तीन बड़े प्रोमिनेंट डॉक्टर्स को इनवाइट किया है, पीपल हु हैव बीन सर्विंग हाई ह्यूमैनिटी टायरलेसली थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। उन लोगों ने गाइड भी किया है बहुत न्यूमरस पेशेंट्स को और उनके फैमिली वालों को। सो वी नीड टू हियर फ्रॉम देम। हमारा मकसद यही है कि हम उनकी बातें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग, एक छोटा सा स्टेटमेंट है रहमानी फाउंडेशन की तरफ से जो मैं सुनाता चलूं। Rahmani 30 is a program to scrape out prodigies from the deprived society in India and shape them in cracking one of the toughest and one of the most prestigious competitive exams of the nation. Rahmani 30 has collaborated with Mr. Anand Kumar of the Super 30 fame to give our students excellent and devoted faculty associated with Super 30, which ensures good quality education for students. From the beginning of the second wave, Rahman Foundation has been providing free food to COVID-19 patients and attendees, and now it is providing ration to the needy people who don't have BPL cards. तो चूंकि रहमानी फाउंडेशन की बात चल पड़ी है, we have with us Mr. Ubaidul Rahman, who is the chairman of Rahman Foundation. So I would like to give him the floor कि वो अपने organization और आज के event के बारे में चंद अल्फाज कहें, and then we'll proceed with the event. उबैद भाई, over to you. बहुत शुक्रिया शाहिद भाई और तमाम लोग जो इस पैनल में हैं, सबको मेरा आदाब, नमस्कार। और ख़ास करके श्री आनंद कुमार जी, डॉक्टर झा, अनवर जमाल साहब, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर रज़ा साहब, मोइनुद्दीन साहब, यूसुफ भाई, शाहबुद्दीन भाई और बहुत सारे लोग जो विदेशों में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मोना जी वगैरह, बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम जूम पे देख रहे हैं और जो लोग फेसबुक पे लाइव हैं, उन तमाम लोगों को मेरा बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ज्यादा वक्त आप लोगों को नहीं लूंगा। आज का दिन है कुछ महान लोगों को सुनने का, जिसमें श्री आनंद कुमार जी और हमारे पैनल्स के जो डॉक्टर हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये प्रोग्राम का जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि बहुत सारे कंफ्यूजन है हमारे समाज में, लोगों के बीच में। इन्फेक्शन हुआ, कोरोना जैसी महामारी अभी चल ही रही है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसमें
कोविड के बाद भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसके बारे में जानना, और अब ये कई तरह के फंगल इन्फेक्शन आ गए हैं, तो ये इन्फेक्शंस को कैसे दूर किया जाए या इससे कैसे बचा जाए, इसके रेमेडीज क्या है या इसको समझा कैसे जाए, इसके लिए डॉक्टर के पैनल्स हैं, वो डॉक्टर इसके बारे में आपके सामने जरूर बातें करेंगे। और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, लोगों से ये रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे कि वैक्सीनेशन पे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट मिथ्स हैं, वो मिथ्स टूटना चाहिए। बहुत डिफरेंट तरह के परसेप्शन लोगों ने अपने ऊपर बना लिया है। बस एक बात जो वाज़ह है वो ये है कि इस बीमारी से, इससे बचने का वाहिद निजात जो मिलेगा हमें, वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन। जो मेरी नाफिस राय है, वैसे हमारे जो पैनल में डॉक्टर्स हैं वो अपनी बातें रखेंगे, फिर आपके सवालात लिए जाएंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैसेजेस के जरिए दे सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। और जो लोगों ने पहले से क्वेश्चन भेज रखा है, उन तमाम चीज़ों पे डिटेल में डिस्कशन होगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। थैंक यू सो मच उबैद भाई। नाउ लेट मी जस्ट क्विकली वो एक हमारे जो एक्सपर्ट पैनल मौजूद हैं, बेसिकली जिन्हें हम सुनने के लिए आए हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके झा, हु इज द डायरेक्टर, हु वाज डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर एट यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा, एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन इन भागलपुर, बिहार। झा साहब, रियली थैंकफुल टू यू, यू अंडरस्टैंड दिस, वी अंडरस्टैंड these are very busy and difficult times for doctors, but आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद रजा, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं, अवाली हॉस्पिटल इन बहरीन। डॉक्टर रजा आजकल इंग्लैंड में हैं और हमारे साथ वहाँ से जुड़े हैं, सो थैंक्स फॉर द टाइम। आई नो इट मस्ट बी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर यू, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर फातिमा राशिद अली शेख, शी इज अ जनरल फिजिशियन विद अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। Like all the doctors and medical personnel who've witnessed this horrible second wave and first wave in India, she's been at the forefront treating patients and saving lives. So we would love to hear about your experiences. Dr. Fatima, thanks for being here. But first, let's move on to our chief guest, none other than Honorable Anand Kumar of Super 30 fame. अब आनंद भाई का कोई इंट्रोडक्शन, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सुपर 30 की सक्सेस और आनंद भाई की टीचिंग एंड मेंटरशिप के लेजेंडरी किस्से हम सब सुन चुके हैं, सुन के आ चुके हैं, फिल्मी पर्दे पे भी देख चुके हैं। तो मैं रहमान फाउंडेशन की तरफ से, हम सब पैनलिस्ट की तरफ से और पर्सनली उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसी के साथ मैं चाहूँगा और दावत दूंगा कि आनंद भाई आए, वो आज के प्रोग्राम पे चंद अल्फाज कहें। मिस्टर आनंद कुमार, ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इत्तेसाम भाई। और सबसे पहले मैं रहमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों से मुझे रूबरू होने का जूम के ही माध्यम से मौका दिया। रहमान भाई के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि राहों पर निगाह रखना, होठों पर दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा हमेशा खुला। तो हमारे रहमान भाई, बड़े भाई इसी मिजाज के आदमी हैं और सऊदी अरबिया में अच्छा खासा बिजनेस को दरकिनार करके वापस बाहर आते हैं और यहाँ पर न सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, बल्कि खाना देने का कोविड में काम, इस तरह के सेमिनार वेबिनार कराने का काम, ये सब तो लोगों को कभी कभी दिखाई भी देता है। बहुत बार तो ऐसा भी ये काम करते हैं जो लोग नहीं जानते। बहुत सारे दुखियारे को मदद कर देते हैं, चुपचाप मदद कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो ऐसे में हम रहमान साहब का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इसलिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस कोविड के माहौल में इस तरह का आयोजन किया। बहुत ज्यादा जरूरत है, जानकारियों का अभाव है। वैक्सीन के बारे में तो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा कठिन। कोई आदमी एक वैक्सीन लेके समझता है ठीक हो गए, कोई दोनों के बाद भी घबरा रहा है, कोई वैक्सीन डर से ले ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं। अभी जैसे अभी बीच में है कि वैक्सीन का गैप होना चाहिए 1 महीना, फिर कोई लोग कर रहे 2 महीना, 6 वीक, 10 वीक, पता नहीं क्या। तो तरह तरह की खबरें सुनकर, तरह तरह का अनुमान लगा के लोगों के मन में शंकाएं उठती हैं। ऐसी स्थिति में इस वेबिनार का बहुत महत्व बढ़ जाता है। रहमान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो भी सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज हम आप सब लोग प्रिविलेज है कि इत्तेसाम साहिद भाई को, साहिद भाई मुंबई में रहते हैं, में रहते हैं, जहाँ जाते हैं उनसे मुलाकात।
और जब भी दुबई अबू धाबी गल्फ पे गया, इनके यहाँ खाना खाया मुलाकात हुई। और ये बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट शायद इस तरह के प्रोग्राम में आ गए। कितने लोग हैं पता नहीं इस प्रोग्राम से जुड़े, लेकिन इनकी जो पहुंच है, जो इनकी सीमा है, उसका अंदाज हम नहीं लगा सकते। अरब के बहुत बड़े चैनल अल बकीरा में पूरे वर्ल्ड के इनके लिखे हुए आर्टिकल में कोई फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ आपसे साहिब भाई, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। और बहुत अच्छा लिखते हैं, दिल के बड़े इंसान हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारी कवि जी यानी साहिब साहब की जो फिल्म है, और देखिए हम लोग लड़ते हैं आपसी प्रेम को खत्म करते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान के भी लोग बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान के भी लोग बहुत अच्छे हैं। जरूरत इस बात की कि दोनों लोगों को समझें। और मैं जब भी जाता हूँ इनके घर दुबई में, तो जो मान सम्मान भाभी जी की तरफ से मिलता है, पता नहीं शायद आज तक इतना सम्मान नहीं करता है। खाना बनाती है, समोसा खिलाती है, काबली बनाती है और बहुत तैयारी करती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट इस कार्यक्रम में आके चांद लगा रहे। मैं तो दर्शकों से भी कहूंगा कि आप कोई सवाल होते उससे भी पूछें। और एक कहावत है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से भगवान मिलाते हैं, अल्लाह मिलाते हैं। ये कहावत सही। आज से करीब 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली एक सेमिनार में गया हुआ था, लौटा एयरपोर्ट पर पहुंचा, इंटरव्यू चला गया, तब पता चला कि हम लोगों के एक पारिवारिक मित्र हैं, उनकी बेटी है मोनापुरी जी। मोनापुरी जी की बच्चे का अचानक एक्सीडेंट, उस बच्चे का नाम अनीस है। अनीस का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे लगा कि नॉर्मल एक्सीडेंट है। मैंने फोन करके पूछा, पता चला कि काफी सीरियस है। मैं सोचा अच्छा दूसरे फ्लाइट से शाम को जाऊंगा दिल्ली, की ये घटना घटी है, घटना घटी मुझे जाना चाहिए। मैं गया, देखा, क्योंकि मोना जी यूनाइटेड ग्रुप ऑफ शिक्षण की CEO है, 14 कॉलेज चलाती है और बड़े बड़े व्यवसाय हैं। उसके बावजूद उनका एक सुमित फाउंडेशन चलता है जिसके जरिए वो गरीबों की मदद करती है। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, उनको पढ़ाती है। तो मेरा नैतिक कर्तव्य था कि वहां पर गए। वहां पर पहली बार मुझे डॉक्टर पीके झा इनसे मुलाकात हुई और देखे कि बच्चे का जो एक्सरे आया था, पूरा सर का यहाँ से पूरा इतना बड़ा हिस्सा अलग, कोई उम्मीद नहीं थी बच्चे की जिंदगी के बारे में। सब लोग डरे हुए थे। वहाँ सैकड़ों लोगों के अस्पताल में कोई पूछ नहीं पा रहा था सर। मैं एकदम वास्तविक घटना बता रहा हूँ। तो मैं हिम्मत करके झाजी के पास गया, पीके झा से हाथ जोड़ कर निवेदन कर दिया कि भाई ये बच्चा हमारे बड़ा करीब है, बताइए क्या उम्मीद। लोग तो सोच रहे थे कि इसकी जिंदगी बचेगी कि या। झाजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए ये निश्चित तौर पर बच जाएगा, मैं अभी ऑपरेट करके आता हूँ। के बाद आए तो बाद मुझे बताया आगे क्या क्या होगा। देखो भाई आगे हो गई है कि 5-7 दिनों में ये होश में आ जाएगा, बातचीत करेगा और अगले 12 दिनों में घर चला जाएगा। और 1 साल बाद कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि कितना मेजर एक्सीडेंट हो जाए। जैसे जैसे पीके जाने बोला वैसे ही हुआ। तो मैं दिल से कह रहा हूँ दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर या बड़ी बड़ी तालीमें हासिल की, लेकिन पीके झा जैसा डॉक्टर आज तक लाइफ में हमने कर नहीं देखा। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ और बहुत खुशी के साथ आभार व्यक्त करते हुए बोल रहा हूँ। और वैसे डॉक्टर सोचिए कि सब काम धाम छोड़कर जब बिहार से इनकी जड़ें जुड़ी हुई है, यहाँ मजबूती है, वो बिहार वापस आते हैं और कहते कि नहीं अब बिहार में काम करेंगे। दिल्ली बॉम्बे बड़े बड़े शहरों में बहुत काम किया, जरूरत तो मेरी बिहार की। तो ऐसे महान डॉक्टर आज इस कार्यक्रम में मैं प्रणाम करता हूँ। अगर 1 घंटा टाइम कोई अमेरिकन वेबसाइट को देंगे तो हो सकता है आपके पास हजारों डॉलर देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप फ्री में आके यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अगले स्पीकर हैं, उनकी भी तारीफ जितनी भी की जाए वो भी कम है। सैयद रजा साहब बहरीन में इलाज करते हैं लोगों को। जो गरीब भारतीय है
उनको अलग से मुलाकात नहीं, लेकिन उनके बारे में दूसरों से चर्चा तो और अच्छा है कि अगर आप किसी की चर्चा, कोई गरीब हो, कोई मजदूर हो जो बेहतरीन में काम करो, उसके पास पैसे का इलाज करोगे। और अभी इंग्लैंड पहुंचे हुए इतना ज्ञान रहने के बाद इतना अमूल होना ये बहुत बड़ी बात है। और फातिमा राशिद अली जी की बात बोले जाए तो हमारे वो मित्र है राशिद भाई की बच्ची है, हमसे तो मुलाकात नहीं हुई है इनकी, लेकिन हमारी वाइफ से बच्चियों से मुलाकात है। उन्होंने हमारे बच्चे की बीमारी के समय में बहुत मदद की। ऐसे तमाम लोग जो न सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े पत्रकार हैं, उससे भी ज्यादा दिल के बड़े इंसान है, वैसे लोगों के जमावड़े के बीच में मैं दिल से बोल रहा हूँ। आज आकर मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूँ और दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ रहमान भाई। आज इस पूरे पैंडेमिक का लाइफ का मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन है, जैसे व्यक्तियों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा, मैं ज्यादा कोई, मेरे पास मेडिकल का नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं श्रोताओं से कहूंगा कि जितना भी आपके सवाल है जरूर चैट बॉक्स में लिखिए और पूछिए। ये एक वर्ल्ड क्लास का वेबिनार है, इससे आप जितना फायदा उठा सकते हैं उठाइए। और मैं डॉक्टर जो भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर आज ऐसी बातों को रखिए ताकि जनता के तमाम कंफ्यूजन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और सौभाग्य दिया इतने अच्छे प्रोग्राम में बोलने का, उससे भी बड़ा सौभाग्य दिया इतने अच्छे प्रोग्राम को सुनकर कुछ सीखने का। बहुत बहुत धन्यवाद साहिद भाई। फिर जब सब चीजें नॉर्मल होगी आपसे दुबई में फिर खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आनंद भाई। आपके बड़प्पन की सबसे बड़ी दास्तान यही है कि आप हर चीज को पर्सनलाइज कर देते हैं। इट्स वेरी गुड टू हियर फ्रॉम यू एवरी टाइम। और जो है मतलब मुझे वही लग रहा है कि पूरी याददाश्त आपने ताज़ा कर दी इतनी दफा की मुलाकात की। सो गुड लक टू यू और फिर मुलाकात आपसे होगी जरूर। थैंक्स अ लॉट। और मूविंग ऑन, चूंकि वक्त हमारे पास जरा टाइट है, मुकाबला सख्त है, मैं डॉक्टर झा को इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी हैं, स्पेशली क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैक्सीन। चूंकि उसका जिक्र किया उबैद भाई ने भी किया, आनंद भाई ने भी किया, तो वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन मेरे ख्याल से सबसे पहले हम एड्रेस करें तो बेहतर होगा। तो हमें 3 रीजंस बताइए डॉक्टर झा कि किस वजह से लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप क्या मशवरा देंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो आनंद भाई को मैं फिर से काफी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे बारे में इतनी सारी बातें कही। मतलब वो ये कर्तव्य बनता है कि मानवता की सेवा करने के लिए आगे आए और जो भी सामने चुनौती है उसे स्वीकार करें। रहमान फाउंडेशन का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बोलने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी चीज का वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार हो। वैक्सीन बनने में काफी वर्षों लगते हैं और उन्हें टेस्ट करना, उसकी एफिकेसी को देखना, उसकी सेफ्टी को देखना और उसके बाद पब्लिक में इसको लाना, क्योंकि इतनी अर्जेंसी थी, इस बार लोग तबाह हो गए थे। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि फर्स्ट लहर जो खत्म हुआ उसके खत्म होते होते वैक्सीन आ गई। लेकिन दुर्भाग्य यह हो गया कि जब लहर खत्म हुआ तब वैक्सीन शुरू हुआ और लोगों ने समझा कि अब तो लहर चला गया, अब कैसे है। तो मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मार्केट के खुलने का इंतजार है, कोरोना वायरस को भी मार्केट के खुलने का इंतजार है, अब वो दोबारा मूर्खता ना करें। दूसरी लहर भी फिर चली गई, इसका मतलब फिर से वो गलती ना करें जो कि पहले आपने किया था कि लहर खत्म हो गई, अब वैक्सीन की क्या जरूरत है। और किस तरह से तबाही मची वो आपने देखा है। अभी भी लाखों की संख्या में डेली इन्फेक्शन हो रहे हैं, 1,32,000 कल भी हुए थे। लॉकडाउन ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, आर्थिक तबाही भी उतनी ही हो जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं, इसलिए इसको बोलना भी जरूरी है। तो पहला कारण यह है जो वैक्सीन ले कि पहले वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने 1 साल के अंदर आपको ये वैक्सीन दी और वो इतनी इफेक्टिव थी कि आपको लग रहा होगा कि वैक्सीन जिसने लिया उसको भी हो गया इन्फेक्शन, लेकिन अगर आप रेट ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे और रिकवरी रेट देखेंगे और डेथ रेट देखेंगे तो बहुत ही कम है। डेथ हुआ है
लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि जिसने इन्फेक्शन वैक्सीन लिया उसका भी तो हो रहा है इन्फेक्शन, उसका भी डेथ हो रहा है। वो लाखों में एक है। पिछली बार बहुत सारे डॉक्टर्स मारे गए थे, इस बार बहुत सारे डॉक्टर्स ने वैक्सीन लिया, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ने नहीं लिया, उसका इस बार डेथ हुआ। या बहुत सारे डॉक्टर्स भी जिसको कि बहुत सीवियर डिजीज है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी सप्रेस करने की दवाइयां हो रही है, लंग का प्रॉब्लम है, उनका भी डेथ हुआ है। लेकिन फिर भी इस बार भी यही आया है सामने कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था या जिनको सेकेंड डोज नहीं लिया था उनको ये इन्फेक्शन हुआ। इसीलिए फर्स्ट रीजन कि अगर आप अपने देश को और तबाही से बचाना चाहते हैं तो वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन अभी भी मुश्किल से 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने की दोनों वैक्सीन लिया है, करीब 11% 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने की सिंगल डोज लिया है। तो टोटल 15% तक ही लोग वैक्सीन ले पाए। 5% लोग ऐसे हैं जिसको कोरोना भी हो सकता है और वो कैरियर बनेंगे और दूसरों की लाइफ को तबाह करेंगे। आप याद करिए वो दिन जब ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन सडनली कहां से बना पाएंगे? उतनी जरूरत नहीं थी, पहले उतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन एकाएक डिमांड 30 गुना 40 गुना बढ़ गई। तो फिर ऑक्सीजन के लिए लोग एक ऑक्सीजन का रेट ऑफ सप्लाई कम हो जाता था तो लोग लाइन से पड़ते। ये तबाही किसने की? वैक्सीन के आने के बाद भी सिर्फ आपकी अज्ञानता, सिर्फ आपका यह कि वैक्सीन पता नहीं कितना इफेक्टिव है। और उसमें से कुछ दुर्भाग्य यह हुआ कि कुछ लोग अपना नाम रोशन करने के लिए वैक्सीन के अगेंस्ट में बोलने लगे। मेरे नाम टीवी चैनल देखेंगे, चाहे तो वो धर्म के गुरु हो या राज के गुरु, और वो तो वैक्सीन ले लेते हैं। या एक धर्म गुरु के कहने से कितनी तबाही बच सकती है आप इसमें देख सकते हो। मतलब नहीं लेना चाहिए। कोरोना इतना फैला कि वो पूरी तबाही उसने भारत में कर। इसी से बचने के लिए अब ये जरूरी है कि अब वैक्सीन अब जरूर लें, भले ही ये सेकेंड वेव खत्म हो गया, खत्म हो रहा, क्योंकि थर्ड वेव आना तय है। अगर ये वैक्सीन कम से कम 50% 60% पेनिट्रेशन नहीं हो पाए पॉपुलेशन में तो थर्ड वेव आएगा ही, और इस थर्ड वेव में बच्चे मारे जाएंगे जो कि अभी अनसेफगार्डेड है, जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, और वो स्कूल कॉलेज से निकलेंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तब तक उन्हें आप घर पे बैठो। ये बड़ों की बच्चों की फ्यूचर के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए सोचो। अगर आप समाज में एक सीड बनाते हैं, इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होता। अगर आपको वैक्सीन लग गया तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होगी, तो आप इन्फेक्शन भी हो जाएगा तो वायरस वहीं पर किल हो जाएगा और आप दूसरों को फिर इन्फेक्ट नहीं करोगे। इसलिए वैक्सीन लेना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वैक्सीन लेना इसलिए जरूरी है कि ऑक्सीजन की तबाही, ऑक्सीजन की जो मारामारी हो रही थी, जो ब्लैक मार्केटिंग दवाइयों की हो रही थी, भले ही दवाई इफेक्टिव हो ना हो, नाम उछल गया रेमडेसिविर का, भले ही इफेक्टिव ना हो, फिर भी लाखों के दाम में लोग बेच रहे थे, काली बाजारी हो रही थी। इसका गुनाहगार कौन है? वो लोग जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है। हम डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर ऐसे वैक्सीन तैयार कर दी, लेकिन आप फिर भी नहीं लिए। इसलिए अभी भी वो समय है कि वैक्सीन का वैन चल पड़ा है, लेकिन भीड़ अभी भी नहीं। आश्चर्य की बात है, लोग सिर्फ बोलते हैं वैक्सीन की कमी है, ये वैक्सीन भेज दिया बाहर, लेकिन जो वैक्सीन है उसको लेने वाले तो आप वैक्सीन की जरूरत होगी, डिमांड होगी, तभी तो लोग और सरकार बनाएगी। हाँ, वैक्सीन लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि कोरोना भी आया, बहुत सारे कोरोना समझ लीजिए कि फ्यूचर में और आने वाले, अब खत्म नहीं हुआ है। तो एक हेल्थ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है देश में। हाँ मैम, हेलो। हाँ, मैं सिमरन से बोल रही हूँ अंकित। हाँ मैम, आज गए थे, आज कल हो जाएगा, कल आज नहीं हो पाया। कल रविवार है। आज कोई दिक्कत नहीं है मैम, अच्छा ऑनलाइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है। भी जरूरी है। और तीसरा, मानवता के लिए आपको अपने जान का खतरा नहीं। आप सोचते हैं मेरा जान जाए चला जाए कोई बात, लेकिन आप कैरियर ना बने, आप सुपर स्प्रेडर ना बने, आप बच्चों की जिंदगी को देखिए, जिंदगी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप बिजनेस में देखें, बिजनेस बंद करके
अज्ञानता के कारण, आपके इग्नोरेंस के कारण, आपकी लापरवाही के कारण। इसलिए वैक्सीन जरूर लें और यही 3 कारण मैं बताना चाहता था कि वैक्सीन आपके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई थिंक इससे क्लियर मैसेज नहीं जा सकता था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम के ताकि हम बिल्कुल अनइक्वोकली ये कह सकें कि इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मगर हैविंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशलिस्ट सच एज यू ऑन द प्रोग्राम, मैं एक और छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे, आपके फील्ड से रिलेटेड ब्रेन और स्पाइनल के इश्यूज कितने आपने कोविड के ऑनसेट के बाद फेस किए हैं और उसके क्या चैलेंजेस रहे हैं, अगर आप वो सम अप कर सकें तो ब्रेन और स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन में कॉमेडी फर्क से ब्लड वेसल का ब्लॉकेज होना और ब्रेन में इंसेफ्लाइटिस होना, ब्रेन देखिए कॉमेडी फर्क से ब्रेन में डैमेज हुआ है और सडन ब्रेन का 1% कोमा में पेशेंट भी आए। फर्स्ट कॉज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कोरोना भी था, लेकिन ऐसे केस कम थे। और दूसरा बात है कि वैक्सीन लेने के बाद भी रेयर बेसिक कॉम्प्लिकेशंस में, तो वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस थे लेकिन हजारों में, उससे आप ये मत डरें कि वैक्सीन के कारण से मुझे कुछ हो जाएगा। और ब्रेन और स्पाइन प्रेजेंटेशंस है लेकिन वेरी रेयर है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और जिसको होता है वही जिसकी एनालिटिकल है, जिसकी मानसिक सोच है, स्ट्रेस में है। और ये भी आपको एक मेंटल रिलेटेड जो दिमाग से रिलेटेड मैं आपको फिर से बता दूं कि मास्क जो आप पहनते हैं, आउटर मास्क इज मच लेस इम्पॉर्टेंट देन द इनर मास्क। इनर मास्क की बात मैं कर रहा हूँ कि आपकी रेड ब्लड सेल्स, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके एंटीबॉडी जो बनाने वाले सेल्स हैं वो आपके इनर मास्क हैं। हम स्ट्रॉन्ग करिए, वो आप स्ट्रॉन्ग खाने पीने एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने तनाव को कम करें। जो दहशत फैलती है उससे लोग डरे दिखते हैं क्योंकि इनर इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा हुआ कि जिसको कोरोना हुआ इतना मास्क बांधे थे, घर में बांधे लोग डरे रहते थे, फिर भी कोरोना हो गया। मास्क नहीं देगा, मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है आपकी इनर मास्क, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल स्ट्रेस कितना कम है। और वो जितना होगा उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट से मिलकर हम लोग अपने पेशेंट्स को पूरा कोर्स करवाते हैं कि कैसे मेंटल स्ट्रेस कम करते हैं, उसको मेजरेबल लेवल पर हम कम करा करके उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए मेंटल स्ट्रेस भी कम करना उतना ही जरूरी है, वो आपका इनर मास्क स्ट्रॉन्ग करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर झा। आई होप कि आप हमारे साथ रहेंगे। मैं अगले दोनों डॉक्टर्स का भी कुछ पूछ ले लूँ, फिर आपके लिए स्पेसिफिक सवाल भी कुछ आए हुए हैं, मैं ज़रूर पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट मी मूव ऑन टू डॉक्टर सैयद रजा। थैंक्स फॉर द टाइम डॉक्टर साहब। मिसयूज ऑफ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ लोगों ने पैनिक करके या लैक ऑफ अवेलेबल सप्लाईज की वजह से बहुत सारे मेडिकेशन खुद से किए, कुछ तो मजबूरी भी शायद रही हो। आपके हिसाब से ये कितना बड़ा फैक्टर रहा है और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, डॉक्टर रजा? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल रहमान खटी का और हमारे चीफ गेस्ट आनंद कुमार जी का भी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हम लोगों के बारे में। तो पहला ये है, जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट शू डज नॉट फिट ऑल, और इसी तरह से हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो इसी तरह से हमारे लिए एक पेशेंट दूसरे से अलग है। कोविड पेशेंट जो है, एक कोविड पेशेंट दूसरे कोविड पेशेंट की तरह नहीं है, दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये ज़रूरी है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो सबको एक तरह से अफेक्ट, पहली बात यह है कि वो नहीं करता। और कोविड इन्फेक्शन को थोड़ा सा मैं समझा दूँ, मैं यहाँ पे मेडिसिन नहीं पढ़ाने आया हूँ, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको समझनी चाहिए कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज जो है जहाँ पे वायरस रेप्लिकेट करता है या मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे आपको जो कॉमन सिम्टम्स है, नज़ला, खांसी का, गले में खराश होना, फीवर होना, ये सब सारी। और दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे वायरस आपके लंग को अफेक्ट करता है, जहाँ से आपको सांस फूलती है, आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है, खांसी उठने ज़्यादा आती है, बलगम थोड़ा ज़्यादा आने लगता है। और थर्ड स्टेज है जो ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी के वो इन्वॉल्व में आते हैं। और उसके बाद फिर जो मरीज थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, वेंटिलेटर पे वगैरह वगैरह। और इसी तरह से जो डिजीज की सीवियरिटी है वो भी
डिवाइडेड है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड सीवियर। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो इसी के हिसाब से फिजिशियन को ये तय करता है कि किनको किस तरह की दवा दी जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो मार्केट में लोगों ने मुझे भेजा था इंडिया से ही, व्हाट्सएप पे ये सारे लोग भेज रहे थे, ये कोरोना किट के नाम से चल रहा था, जिसमें कि 2-3 एंटीबायोटिक दी गई थी, उसमें शायद स्टेरॉइड भी था। उसके अलावा आइवामेक्टिन जो बाद में मैंने गूगल किया वो क्या है, वो एंटी हेलमेंथी के जो कीड़े मारने की दवा है, और कंटेनर्स हैं और चीज़ें और भी। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जो ये घोल कहते हैं, ये घोल खिला देना एक मरीज को, और एक हर मरीज को एक तरह से ट्रीट करना, वो मेरे ख्याल से कतई सही नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी, और फिर जो डेक्सामेथासोन होगा कि डेक्सामेथासोन सबको चल रहा है, लोग बाजार में लगे हैं, ब्लैक मार्केट में जा रहे हैं, खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि फिजिशियन, ये जो फिजिशियन को ये डिसाइड करना होगा, असेस करना होगा पेशेंट को, किनको डेक्सामेथासोन देना है, किनको नहीं देना है। तो यही पे बात हो जाती है कि एक फिजिशियन और एक अच्छे फिजिशियन में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे फिजिशियंस को दवा लिख देते हैं, 10-12 दवाएं देने के देखे, बहुत से फिजिशियन सामने से के पास भी आते हैं, किसी को 10 दवाएं, 12 दवाएं, इस तरह की दवाएं चल रही है। तो अच्छा फिजिशियन ये वो होता है जो दवा मरीज को देख करके असेस करके जिनको दवाएं जरूरी है वो दे, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, दवा डांट तो फिजिशियन कर देते हैं, लेकिन वो फिजिशियन अच्छा होता है जो ये भी देखता है कि वो मेडिसिन से नुकसान तो नहीं कर सकती, और जो आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया उससे बंद कम करना है। तो ये सब मॉनिटरिंग वाला काफ़ी ज़रूरी है। तो डेक्सामेथासोन का आपने देखा है, जो ब्लैक फंगस, आपने डॉक्टर फातिमा के बारे में बात करेंगी, तो ये सारा इसी का नतीजा है कि जो स्टेरॉइड्स जो चला है, काफ़ी हाई डोज चला है, डायबिटीज को चला है, और मॉनिटरिंग की भी ब्लड की चलती है, और इस वजह से जो कॉम्प्लिकेशन देखने में आ रहा है जी। और कोई इन्फेक्शन ही नहीं, उसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सारा है डॉक्टर। दो चीज़ें मैं शॉर्ट और बताना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है बताना। नंबर 2 के आजकल देखें तो मैं कहता हूँ कि हकीकत नशा हर जगह मंडरा रहा है, और आजकल मोबाइल फोन हर किसी के पास से कोई छोटा सा वीडियो बनाता है, थोड़ा पॉजिटिव भी है मेडिकल पर्सन, वो किसी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड का नाम ले लेता है, लेकिन वो बंदे हैं जो कभी आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, कभी वैलिडेटेड नहीं है, वो जो स्टेटमेंट है वेरीफाइड नहीं है। इन चीज़ों से बचे, और जो हमारे जो मेडिकल वेटरनिटी के लोग हैं उनको मैं कहता हूँ कि प्लीज स्टॉप डिस्कसिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक डोमेन, क्योंकि ये होता है कि लोग पब्लिक है वो दवा का नाम सुन लेते हैं, डोज सुन लेते हैं, लेकिन वो फिर डोज का सारा मिसयूज होता है, और जो प्रॉब्लम है आपने कॉमन हो रहा है। थर्ड चीज़ तो मेरे ख्याल से ये बात हो गई है, जो वैक्सीन के बारे में मैं बता रहा था कि हम लोग कहते हैं कि वी आर एट वॉर विद कोविड। तो वॉर में जाने के लिए आपको जो चाहिए वेपन चाहिए, तो वो वेपन हमारे पास इस वक्त एक ही है, वो है वैक्सीन। वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वक्त, यकीन माने, ना रेमडेसिविर इसका ट्रीटमेंट, ना डेक्सामेथासोन का, ना वैक्सीन, ना एंटीबायोटिक है। वायरस 95% अपने आप को ठीक हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी विकल्प है जिसे कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। इसलिए मैं भी अपने तरफ ये जरूर दोहराना चाहूँगा कि वैक्सीन जरूर रखना चाहिए, जब आप लोग वैक्सीन। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर रजा। मैं 2 चीज़ें छोटी छोटी आपसे और क्लैरिफाई करता चलूँ। मैं म्यूकर और माइकोसिस के लिए तो डॉक्टर फातिमा के पास जाऊँगा, मगर फंगल इन्फेक्शन के जो जनरल रिस्क फैक्टर्स हैं वो इस तरह से आप लोग आउटलाइन करते हैं, और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लोगों को लेना चाहिए? जी, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। जो फंगल इन्फेक्शन है, देखें फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगस मैं बताऊँ, वो 2-3 तरह के जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है, जो भी कला जो ब्लड फंगस काफ़ी बहुत ही रेयर है, हम लोगों ने म्यूकर माइकोसिस को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो, लेकिन जो कॉमन फंगस वो कैंडिडा इन्फेक्शन है, जो वाइट फंगस कहलाता है, वो बहुत ही कॉमन है, और खासकर फूलों में देखा गया कि इम्यूनिटी कम है।
काम नहीं सारा पाया जाता वाइट फंगस, लेकिन जो सिवियरिटी वो भी मुख्तलिफ होती है। कॉमन ये होता है कि जो वुडन थ्रश कहते हैं वो में फंगस, वाइट फंगस हो जाना, स्किन पे हो जाना, प्राइवेट पार्ट हो जाना, नेपी रैश होता है, ये सब जो वाइट फंगस है और इसे ट्रीट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये फंगस अगर सिस्टम में चला गया, आपके पूरे बॉडी के हिस्सों में चला गया, ऑर्गन में चला गया, तो वो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स जो है, एक तो है कि जिनकी इम्यूनिटी कम हो, कोविड के पेशेंट्स उनकी इम्यूनिटी ऐसी कम होती है, इसके अलावा वो कुछ इम्यूनो सप्रेशन ले रहे हो या जो डायलिसिस पे हो, जिनके ट्रांसप्लांट पे होती है, और उसके ऊपर से जो स्टेरॉइड दे दिया जाता है, ये सब सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर बन जाती है। दूसरी चीज़ जो है, जो ये फंगस है, दो चीज़ें पसंद करता है, एक तो शुगर है, इसलिए शुगर अपना बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करें, और दूसरी चीज़ है मॉइस्चर या पानी। तो आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन जो लोग ले रहे हैं, ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, बहुत लोग जो आम लेते हैं या स्टीम लेते हैं, वो भी मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करें। अगर आपने शुगर बढ़ गई है, अगर डायबिटीज है, प्लस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से वेंटिलेटर से ये सब चीज़ें में मॉइस्चर हो जाता है, तो वो सब अवॉइड करें, वो सब रिस्पेक्ट। ओके, आपने डायबिटीज़ की बात की और ये एक ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा सुनने में आई है। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कोविड के जो डायबिटिक्स है वो बहुत कॉशियस रहे। तो इसमें सिम्टम्स और इसका क्या वो है, एक आप ब्रीफली समझा दें कि अगर कोई डायबिटिक है और वो रिकवर भी हो गया है कोविड से, तो फिर भी शुड बी वरी अबाउट फंगल इन्फेक्शन, ही और शी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, एहतियात जरूर बरतें। पहली चीज़ तो ये है कि अगर डायबिटीज जिसकी भी है, तो डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें, और जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें वो डॉक्टर की सलाह मशवरा के बाद ही करें। बहुत से लोग हैं जो इधर उधर की बातें सुन लेते हैं और अपनी डायबिटीज़ को ट्रीट करने लगते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि बस बढ़ा नहीं रहता है, और बोलने में समझ नहीं आता कितना सही है कितना नहीं सही। तो डायबिटीज़ को ट्रीट करें। फंगल इन्फेक्शन है, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है तो चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपने स्टेरॉइड का नहीं लिया है तो आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, खाएंगे नॉर्मल शुगर कंट्रोल रखें, तो अपने साथ लड़ने की नहीं मदद होती है। और जो म्यूकरमाइकोसिस चल रहा है, ये पूरे इंडिया में फिगर्स मैं जानता हूँ 300 साढ़े 300 ज़्यादा नहीं है, तो पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो फंगस इन्फेक्शन अगर सिम्टम्स जो है, अगर आपको थोड़ा सा लगे, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि जो म्यूकरमाइकोसिस जो डॉक्टर साहब से बात करेंगी, नाक से शुरू होकर के ऊपर सानस में भी जाता है, फिर आँख में जाता है, फिर पेट में भी जाता है, तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा, जरूर बात करेंगे इस पर, मगर आप हमारे साथ बने रहिएगा डॉक्टर रजा, बिकॉज वी आर कमिंग बैक टू यू विद अ फ्यू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंशाल्लाह। बट थैंक्स फॉर ऑल द इनपुट्स एंड थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। डॉक्टर फातिमा, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर पेशेंटली फॉर दिस लॉन्ग, मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको इमीडिएटली टैकल करने की ज़रूरत है। एज समवन हु हैज बीन डीलिंग विद दीज केसेस हेड ऑन, आपको म्यूकरमाइकोसिस के कॉजेज, इफेक्ट्स और व्हाट नीड्स टू बी डन गोइंग फॉरवर्ड, हाउ विल यू सम इट अप? डॉक्टर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रहमान फाउंडेशन पे बुलाने के लिए इस मंच पे फॉर दिस टॉपिक डिस्कशन। आई एम रियली थैंकफुल टू आदित्य जी एंड अभिशाम जी फॉर टेकिंग इट फॉरवर्ड। थैंक यू। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर की वेव और इस ईयर की वेव में पोस्ट कोविड सिम्टम्स में काफ़ी डिफरेंस। लास्ट ईयर पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो थे सिवियर दिखे इस बार के, तो इस बार ये कहा जा रहा है एज वायरस वॉज मोर विरुलेंट, वायरस बहुत पावरफुल हो चुका था, इस वजह से ये इम्यूनिटी भी लो करता गया। बेसिकली अगर म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें, पोस्ट कोविड इन्फेक्शन में जो सबसे सीवियर देखा गया है, पोस्ट कोविड मतलब कोरोना होने के बाद ही आपको इन्फेक्शन चला जा रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस में ये सबसे सीवियर देखा गया, जिसको ब्लैक फंगस से बोला जा रहा है। एवरीबडी इज पैनिकिंग अबाउट इट। जरा सिटी सर्विस में सबको लग रहा है ब्लैक फंगस हो गया है, पैनिक है। तो म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी थी। इट्स अ रेयर डिजीज, जिसमें डेथ रेट थोड़ा हाई होता है, मोर्टेलिटी रेट 50% मोर्टेलिटी। ये म्यूकोरमाइकोसिस, दिस फंगस इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, इट्स एवरीवेयर, इन द सॉइल, इट्स अराउंड अस, लेकिन ये हर किसी को नहीं होता। कि जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जो पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो, जो इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयों पर है,
या फिर कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी उन्हीं में देखा गया। इस बार ये सेकेंड वेव में पोस्ट कोविड देखा गया है कोविड एसोसिएटेड ल्यूकोमाइकोसिस। तो इसमें स्पेशली जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक थे, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी लो। तो ये फंगस पैड क्या करता है, ये ये आपकी ग्लूकोसा में जगह बनाता है, तो ये एंटर टू योर नोज, इट ईट्स अप योर ग्लूकोसा, हड्डी, कार्टिलेज सब ये इफेक्ट करता है। मेन सिम्टम्स जो देखे गए हैं, डिस्कलरेशन, नाक में होना, चीक्स पे काले धब्बे पड़ना, आई और नोज के आसपास पेन, सिवियर हेडेक की आप सो ना पाए, स्वेलिंग हो रही है एक फेस के, फॉर्मिंग आउट ऑफ आई, रेडनेस ऑफ आई। अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं एंड ऑलरेडी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है कि आप अनकंट्रोल डायबिटिक, इवन इन कंट्रोल डायबिटिक में भी ऐसा दिखता है कि उन्होंने स्टेरॉइड दिया है, स्पेशली जो एडमिटेड थे उनको फॉरन स्पेशलिस्ट एडवाइस देना जरूरी है। इससे हम मेन है कि इससे कैसे बचें, हाउ टू अवॉइड। हम लोग करें क्या करें अगर कि ना हो, तो इसमें मेनली कि एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ वाइटामिन, अपने मर्जी से स्टेरॉइड लेना ओवर द काउंटर जाके, क्योंकि हम फार्मेसी में आराम से मिल जाता है, हम जाके बोलेंगे पेट्रोल दे दो, डेक्सामेथासोन दे दो, आपको मिल जाएगा। तो अपने से मेडिकेशन लेना, अपने से बिना फिजिशियन के एडवाइस से स्टेरॉइड स्टॉप कर देना, और डायबिटीज़ की जैसे डॉक्टर सैयद रज़ा ने भी कहा उनसे इलाज करते रहते। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि गलत है। कुछ और चीज़ें जो सामने आई हैं, जैसे कि डॉक्टर रज़ा ने कहा ह्यूमिडिफायर जो यूज़ हुआ था ऑक्सीजन लेने में, तो एक ह्यूमिडिफायर लगता है, उसमें पानी भरा जाता है, जिसमें बबल आता है, वो बॉयल नहीं हो रहा होता है, बस ह्यूमिडिटी देने के लिए होता है, वो इसमें ऑक्सीजन इनहेल है। तो जो ह्यूमिडिफायर में पानी यूज़ हुआ वो क्या साफ था, क्या ह्यूमिडिफायर सफाई से किया गया, ठीक था कि नहीं। अभी केसेस तो इतना ज़्यादा केसेस थे कि कुछ स्टेरिलाइजेशन और इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, बिकॉज ऑफ द वर्क लोड एंड हेल्थ के वर्कर स्टाफ भी बीमार हुए थे, जिसकी वजह से हमको वर्क लोड भी बढ़ गया था काफ़ी, और इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी। तो इसको नज़रिए में रखते हुए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देना है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। लोगों ने घरों में 90 to 93% में भी ऑक्सीजन लगाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि गलत बात है, ऐसे नहीं करना है, अनलेस एंड योर एडवाइस। एंड बहुत से एक आध कुछ ऐसे कुछ परसेंट भी लोग आप एग्जैक्टली था, कुछ ऐसे केसेस जो हमें नज़र में आए हैं, उसमें है कुछ पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, जो डायबिटिक पेशेंट थे, जिन्होंने स्टेरॉइड ली थी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने नींद काफ़ी 5-5, 6-6 बार दिन भर में। अब वो जो स्टीमर जैसे ले रहे हैं, क्या वो उससे स्टेरिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही रखा हुआ है, क्या उसको सनलाइट में एक्सपोज कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन द कॉज ऑफ ल्यूकोमाइकोसिस। ओके, मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है, अगेन चूँकि हम वैक्सीन के ऊपर बार बार आ रहे हैं, वैक्सीन का क्या रिलेशनशिप है म्यूकरमाइकोसिस से? इज इट गोइंग टू गेटिंग वैक्सीनेटेड, इज इट गोइंग टू प्रिवेंट patient from contracting disease? Okay, so mucormycosis is not the direct reaction of COVID. So ये देखा गया है, there are many other reasons which will compromise. So of course vaccination एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचाएगा from COVID. जब आप COVID से बचते हैं directly और you're escaping mucormycosis as well. तो वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल सबके दिमाग में ये पर चलता है कि वैक्सीन लेंगे नहीं, दूसरा ले तो कौन सी ले। सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन तो लेना ही है आपको। वैक्सीन इज द ओनली वे आउट ऑफ पैंडेमिक। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद 2 डोज के बाद ही कोरोना नहीं, बहुत कम लोगों ने देखा गया है सेकेंड डोज के बाद ही कोरोना हुआ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरी अपनी दादी, ये तो 89 ईयर्स की है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, एक लंग ऑलमोस्ट निमोनिया से खत्म हो चुकी है। उन्होंने 2 वैक्सीन ली हुई थी, तो कोरोना हुआ, 5 दिन वेंटिलेटर पे और वो सेफ्टी वापस आ गई। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कोई सियासी वैक्सीन या कोई मजहबी मामला नहीं है, हर चीज़ की वैक्सीन होती है। वैक्सीन के लिए वी शुड ऑलवेज गो अहेड, सबको जल्द से जल्द जाके वैक्सीन लगवाना चाहिए जो सीरियस है। तो एक क्वेश्चन जो अगेन इससे रिलेटेड है, साइड इफेक्ट्स, जिसके ऊपर डॉक्टर झा ने थोड़ा रोशनी डाला। कैन एक्सप्लेन साइड इफेक्ट्स किस लेवल तक होते हैं और उससे कैसे टैकल किया जा सकता है?
कोई भी वैक्सीनेशन जब लगती है तो उसके लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉमन लोकल साइड इफेक्ट्स मतलब जिस तरफ आपको वो वैक्सीन लगी है, जहाँ हाथ में आपको लगी है वो वैक्सीन, वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस, पेन रहेगा। जो थोड़े ज़्यादा इफेक्ट वो दिखता है, फीवर आता है लोगों को, बॉडी होता है, लोगों को 4 से 5 दिन भी हो जा रहा है, फिर वो सेटल हो जाता है। बट देन इन फ्यू केसेस बहुत ही कम, लाइक 1 लाख में एक, जैसे डॉक्टर क्या बता रहे थे, 1 लाख में एक को कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हुआ होगा। जैसे एक लोग का ब्लड क्लॉट हो जाना है, ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, बट यू हैव टू सी द रिस्क और बेनिफिट दोनों देखते हुए आगे चलना है। और ये वैक्सीन जो है एनीवन अबव 18 कैन टेक इट, इवन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चों को, वो भी ले सकती हैं। और बस जिन लोगों को एक ही कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब मना है लगाना, जब आपको ऑलरेडी इससे कोई एलर्जी तो पहली डोज से तो आप ना लगाएं। अगर आप कैंसर या आर्थराइटिस सब के पेशेंट हैं, एक बार अपने डॉक्टर से स्पेशलिस्ट से बात करें और वैक्सीन आप ही करवा दें। इवन डायबिटिक है, हार्ट थैंक्स अ लॉट डॉक्टर फातिमा, आप बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑडियंस ने भेजे हैं। आई विल कम बैक, बट मैं सिर्फ डॉक्टर रजा के पास जाना चाह रहा हूँ और डॉक्टर झा के पास जाना चाह रहा हूँ। एक डॉक्यूमेंट मुझे शेयर किया डॉक्टर रजा ने, बड़ा इंटरेस्टिंग 20 मिथ्स अबाउट वैक्सीन। उसमें नंबर 1 था, ये था कि आई हैव ऑलरेडी हैड कोविड-19, आई डोंट नीड अ वैक्सीन। डॉक्टर झा, कैन यू शेड लिटिल बिट ऑफ लाइट ऑन इट कि जो जिसे ऑलरेडी हो चुका है कोविड-19 उसे वैक्सीन लेना जरूरी है या नहीं है? एंड देन आई विल कम टू डॉक्टर। कोरोना से वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि वैक्सीन को बनाया ही इसे जाता है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को एक्साइट करे, और नेशनल इम्यूनिटी जो होती है उसमें एंटीबॉडी मैक्सिमम तो आप 100-200 के बीच में कर सकते हैं, 50, 60, 70, 80, लेकिन जिसको सिंगल डोज मिला है उसको करीब 400-500 तक हो जाता है एंटीबॉडी टिटर लेवल, और डबल वैक्सीन के बाद 1500-1600 तक हो जाता है। तो जिसको कोरोना हो चुका है उसको एंटीबॉडी टिटर उसको लड़ने की क्षमता थोड़ी सी होगी। और दूसरा यह है कि जो वैक्सीन बनाया गया है वो 3 स्ट्रेन ब्रॉड कवरेज के साथ बनाया है, तो आपको इन्फेक्शन हो तो एक ही वायरस के साथ एंटीबॉडी नहीं होगी, दूसरी स्ट्रेन जो होगी वो आपको आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है वो ब्रॉड और स्पेक्ट्रम जो वायरस डिलीवरी कर जाता है, उसका जो ब्रॉड रेंज है उसको भी आपको मिला सकता है और डाटा लेवल ज़्यादा, इसलिए कोरोना हो भी गया फिर भी आप वैक्सीन लगाएंगे कि आपकी एंटीबॉडी लेवल बहुत ज़्यादा होगी, और डबल वैक्सीन के बाद और भी ज़्यादा होगा। लेकिन फिर सिंगल वैक्सीन ही काफ़ी, डबल वैक्सीन क्यों किया गया कि सिंगल के बाद भी जो एंटीबॉडी लेवल है वो कम हो रहा है और डबल के बाद और ज़्यादा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कोरोना हो भी गया फिर भी वैक्सीन जरूर लगाएं और अपने माध्यम से दूसरों को कोरोना न होने दें, और समाज में एक बैरियर बन जाए। जैसे पोलियो में सबको वैक्सीन दिया गया, पोलियो रेडी नहीं, और पाकिस्तान में भी ये भ्रम है कि वैक्सीन लेने से ये होता है वो होता है, लेकिन पोलियो वहाँ भी सिर्फ ये भ्रम ये गलत फहमियाँ वो कितनी कॉस्टली होती है देश की। कोविड-19 एक और मिथ जो बड़ा मुझे स्टार्टलिंग लग रहा, कोविड-19 वैक्सीन एंटर्स योर सेल्स एंड चेंजेस योर डीएनए, इसको मेडिकल साइंस कैसे डिस्कस करेंगे इन कॉमन वर्ड्स? देखिए बिल्कुल, वायरस जब भी आता है इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो वायरस एक इंटेलिजेंट छोटा सा है, और इस वायरस की एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म और आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस को अटैक करते हैं। वेरी बेसिक है आपके सीने डीएनए है बॉडी, वो डीएनए के पहले भी जो आरएनए है उस फॉर्म में किसी भी फॉर्म ऑफ डीएनए को कन्वर्ट होकर आपके डीएनए पर सकते हैं। तो आपकी जो शरीर का जो मूल संरचना है, जो इंटेलिजेंस आपकी बॉडी को गवर्न करती है, वो भी आपको बता देती है। तो वायरस का इंटेलिजेंस ऐसा है कि किसी सिचुएशन को फेस करता है उसको सर्वाइव करने के, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जो हम लोग भी सर्वाइव करने के अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो चेंज करते हैं, वायरस भी नहीं करते। उसके अगेंस्ट में आप जो भी मैकेनिज्म बनाएंगे उसमें कुछ बदलाव ला करके आपको अटैक करेगा, और आपको फिर सबको कवर करने के लिए आप पहले से ही तैयार रखना पड़ेगा। कंडीशंस होंगे भी, तो कैसे अपने आप
वैक्सीन के लिए रोड मैप तैयार हो, कैसे ऑक्सीजन की फैसिलिटी तैयार हो। इससे वायरस ने हमें अलर्ट कर दिया है कि अपनी मेंटल स्थिति को कैसे अच्छा रखें ताकि फ्यूचर में ऐसे वाले थ्रेट को हम फिर से मुकाबला कर सके और अच्छे से कर सके, और इतनी तबाही बहुत जान का नुकसान और बिजनेस की तबाही वो ना हो। इसलिए वायरस म्यूटेशन तो करता ही है और बदलाव लाता ही है, और उसके लिए हमें ऐसे मैकेनिज्म तैयार करने होंगे कि वायरस को भी हम बीट कर सकें। सुपर इंटेलिजेंस है तो हमें और सुपर इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, और साइंस में यही हेल्प करता है। थैंक यू डॉक्टर रजा। एक परसेप्शन ये भी बनाया जाता है कि जो वैक्सीन में केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, अगेन फॉर डॉक्टर्स लेवल may sound very outlandish, मगर अगर आपको सवाल ये पूछा जाता है तो how would you respond to that? जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा एक मिनट में, लेकिन मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ जो देखा है, आई थिंक वो जरूरी है जी। नंबर वन ये मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी ऑडियंस है यहाँ पे कि देखें वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, तो ये इसे इम्यूनिटी रिएक्शन कहा जाता है। इम्यूनिटी रिएक्शन वो है जो आपकी बॉडी के स्ट्रेस से फाइट करेगी, जब आप बैक्टीरियल वायरस अटैक करेगा थोड़ा बहुत फीवर हो जाना, थोड़ा सा हेडेक हो जाना, फीलिंग हो जाना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, जो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ जो ब्लड क्लॉट की बात हुई थी यहाँ पे, तो ब्लड क्लॉट ये बहुत ही रेयर ये कॉम्प्लिकेशन है जो दो वैक्सीन में देखा गया है, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन जो फिगर्स ऑफ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, 7 मिलियन वैक्सीन डोजेज जब दिए गए थे जॉनसन ब्लड क्लॉट के लिए, और एस्ट्राजेनेका के जो वैक्सीन दिए गए वो अबाउट 1 मिलियन जिसमें से 4, तो जो फिगर्स बन के आता है तो परसेंटेज जो है जिनको ब्लड क्लॉट से वो 0.00001%, जो बहुत ही कम है। तो ब्लड क्लॉट का होना ये वही वैक्सीन में देखा गया है, तो इससे नहीं डरना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ जो आपने पूछा था जो RNA बेस्ड वैक्सीन है, ये मॉडर्ना है और दूसरी फाइजर वैक्सीन है, तो ये जो दी जाती है वो RNA आपके सेल के अंदर तो जरूर जाता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में रहता है, और जो DNA है आपका वो एक समझिए कि एक एनकैप्सुलेटेड है, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, वो RNA न्यूक्लियस में वो DNA तक पहुँच नहीं पाता है, तो DNA से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, समझते हैं। तो RNA बेस्ड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और DNA से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। आप केमिकल जो वैक्सीन में केमिकल्स यूज होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं बनाने के, वो सारे इंग्रेडिएंट्स सेफ हैं। एक इंग्रेडिएंट है जिससे उसको रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर फातिमा ने बताया कि अगर किसी को किसी वैक्सीन से रिएक्शन हुआ है और रिएक्शन को मामूली रिएक्शन सीवियर रिएक्शन एनाफिलैक्सिस रिएक्शन कहते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी सीरियस हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उस तरह की अगर कोई हुई है पहले उसको ही वैक्सीन को इंडिकेट दे जिसको नहीं देनी चाहिए। ये जो एक और परसेप्शन डॉक्टर रजा के एक ही डोज काफ़ी है मेरे लिए, आई एम फाइन नाउ एंड माय इम्यूनिटी विल टैकल द रेस्ट ऑफ इट, ये कहाँ तक दुरुस्त है और इसके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? अच्छा तो देखें, तो वैक्सीन सब कई तरह की है, कहीं एक डोज भी दी जा रही है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन, स्पुतनिक लाइट अगेन द सिंगल डोज वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन जो बनाई गई है वो ट्रायल्स में है वो ज़्यादातर वैक्सीन के 2 डोज है। तो पहला डोज जो है वो है ट्रिगर डोज और दूसरा डोज कहलाता है बूस्टर डोज। ट्रिगर डोज का मतलब ये है कि जो इम्यून सिस्टम आपकी उसको जो वैक्सीन जब अंदर जाती है आपकी बॉडी की तो उससे जगाती है, आपका जो सोया हुआ इम्यून सिस्टम है वो जगता है। और जो दूसरी डोज है वो बूस्टर डोज, आपका जो थोड़ा सा एंटीबॉडी राइज होता है उसके बाद बूस्टर डोज देने के बाद आप जो इंटरप्लेनेटरी ये बूस्ट हो जाती है आपकी एंटीबॉडी, तो यहाँ से लेवल बढ़ती जाती है। तो सेकंड डोज लगाना बहुत जरूरी है, बूस्टर डोज लगाना वो बहुत ही जरूरी है। अच्छा दूसरी बात डॉक्टर था क्या कि जो किसी को कोविड हो गया उसके बाद एंटीबॉडी बन गई और थोड़ा सा वैक्सीन ले या ना ले, लेकिन 2 तरह की एंटीबॉडी होती है। जैसे कोविड होता है उससे क्या कहते हैं जो कैप्सिड एंटीबॉडी जो है कि आपको थोड़ी सी डिफेंस देती है, थोड़ा सा फाइट करने की जरूरत देती है अगेंस्ट द वायरस, लेकिन वो एंटीबॉडी अपनी ताकत पर नहीं होती है। लेकिन जो आप बूस्टर डोज लगा लेते हैं जो डोज है एंटीबॉडी की वो कहलाती है स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी, तो वही
बहुत सारे लोग बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं और क्वेश्चन भेज भी रहे हैं। पप्पू यादव साहब का एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन? मेरे ख्याल से डॉक्टर फातिमा अगर आप इसको एड्रेस कर लें तो। मेन कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज इम्यूनिटी लो। जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी, फंगल इन्फेक्शन, फंगस देर इन आवर बॉडी एवरीवेयर, अंदर भी है, लेकिन वो जिस लेवल पे होता है, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग वेरी फास्ट। तो अगर वाइट फंगस सबसे कॉमन है, जैसे मैंने बताया था, कैंडिडा ओरल थ्रश टंग पे हो जाता है। जैसे अभी कोविड के टाइम में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेबुलाइजेशन किया है और इनहेलर्स दिए हैं, पंप, तो उससे अगर आप वो सब देने के बाद बॉडी में माउथ तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ओरल थ्रश फंगल इन्फेक्शन डेवलप होती है। ओके, केसेस ऑफ पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस इंडिया में ज़्यादा क्यों है? ये सेक्शन शायद इसलिए हो सकता है कि बहुत हाईलाइट भी हुआ है, मगर आप एंड ऑफ कोर्स नॉट इनफ डेटा इज अवेलेबल, मगर आपकी एक्सपीरियंस में इतने ज़्यादा केसेस सडनली क्यों आए? व्हाट वाज इट, जस्ट बैड मैनेजमेंट एंड ओवर मेडिकेशन? दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल आर कंसर्न अबाउट, एवरीबडी इज कंसर्न कि क्यों हो रहा है, और इंडिया में ही देखा गया है। ऐसा नहीं कि स्टेरॉइड्स और अनकंट्रोल डायबिटीज पहले नहीं, इस बार इसलिए ज़्यादा देखा गया है। एक तो कोविड इस बार काफ़ी ही पावरफुल था, इम्यूनिटी काफ़ी रिड्यूस किया उसमें, और दूसरा मिस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा हुआ। इवन द क्वैक्स हमारे पास आ रहे हैं, वो फर्स्ट डे ऑफ स्टेरॉइड लेना स्टार्ट किया, व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, और जो लोग नॉर्मल है उसको बिल्कुल नहीं लेते। ओके, आई बिलीव हमारे ऑडियंस में मुसर्रत नूर खान साहब हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। मुसर्रत साहब प्लीज गो अहेड। जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैंने 15 अप्रैल को कोविशील्ड की सेकेंड डोज लगवाई और 2.5 घंटे बाद ही मुझे फीवर आ गया उसके, तो मैं समझा उसका असर हुआ है, लेकिन डॉक्टर से कॉन्टेक्ट जरूर किया तो हाई फीवर था, पता चला कोविड पेशेंट हो सकते हैं, आप इलाज शुरू कीजिए। मैंने इलाज शुरू किया, बाद में मेरा पॉजिटिव भी आया, मुझे मेट्रोल दी गई। तो मैं 2 क्वेश्चंस मेरी है, पहली बात, क्या जो मैंने सेकेंड डोज लगाई थी और उसी दिन मुझे हाई फीवर हो गया, 100 तक गया, क्या वो इंटेक्ट है, उसका यूज चल रहा है, क्या वो उसका कोई यूज नहीं रहा है? तो 2.5 घंटे बाद फीवर आ गया था। दूसरा ये है कि जो मैंने मेट्रोल ली, ये स्टेरॉइड्स कितने दिन लेना चाहते हैं और कितनी लेना चाहते हैं? जैसे डॉक्टर फातिमा ने बताया था कि बहुत ज़्यादा मेट्रोल ली, बहुत प्रोलॉन्ग ली, तो इसका पीरियड थोड़ा मालूम चल जाए, कितनी ज़्यादा है और कितने दिन ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you for that question. Who's going to take it? डॉक्टर राजा प्लीज गो अहेड। जी, तो पहले मैं समझ लूँ आपकी बात कि आपको जो फीवर आया वो सेकंड डोज के दिन या सेकंड डे आया, राइट? Same day I got the fever after 2.5 hours. अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि आपने कहा फिर आप कोविड पॉजिटिव हो गए, ये कौन से टेस्ट से पता चला? Actually, I got very high fever, so I contacted the doctors. Next day, they told me that you may be having COVID. So I started medication prescribed by the doctors, and then I got RT-PCR test. And RT-PCR test that I could get only on 21st after 6 days. So it was positive. हाँ, तो ठीक है। तो इसमें जो है पहली बात तो ये है कि कोविशील्ड के बाद फीवर आ जाना ये नॉर्मल चीज़ है। फर्स्ट डोज के बाद हो या सेकंड डोज के बाद, जैसा मैंने कहा, ये साइड इफेक्ट नहीं है, इम्यून रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल डॉक्टर ने क्यों कराया, क्या समझने का बाकी है कि कोई किसी तरह नहीं थे, आप मेरे पास आते मैं नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल, तो जो यदि आपका जो आर्टिफिशियल पॉजिटिव आ गया, तो आर्टिफिशियल आ जाने का मतलब चलिए आप कोविड पॉजिटिव हो गए, अगर आपकी बाकी चीज़ें ठीक ठाक है और दिक्कत नहीं है, कोई प्रेगनेंसी आप नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कुछ मल्टीविटामिन और नॉर्मल खाना भी था। तो यही प्रॉब्लम है जो लोग स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं। तो वही मैंने बताया कि स्टेरॉइड जो सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही यूज़ करना चाहिए। तो आपको यही रैंडमली या ब्लाइंडली जो ट्रीटमेंट लगती है, ये नुकसान होती है।
एनीवेज मसरत साहब बेहतर हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो माशाल्लाह वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट। डॉक्टर फातिमा, एक क्वेश्चन मुझे आया है पटना से मिस्टर इकबाल, ये पूछते हैं हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन लास्ट, विल इट बी इन द फ्यूचर हैव टू कीप गेटिंग कोरोना वैक्सीन शॉट्स? ये ज़रा लॉन्ग टर्म सवाल है, लेकिन हमें एड्रेस कर सके तो जरूर करना चाहिए। देखिए, जैसे कि सबने कहा पहली डोज तो ज़रूरी है और सेकेंड बूस्टर डोज बूस्ट ऑफ द इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो पहली डोज लगती है उसके बाद आपको 2 से 4 हफ्ते में आपकी एंटीबॉडीज टाइमली बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये एंटीबॉडीज नीड्स टू बूस्ट इट अप। सो उसके बाद इसलिए जो अभी यहाँ की रिकमेंडेशन है कि 90 डेज के बाद आप बूस्टर डोज दें, बीट एनी वैक्सीन, राइट? तो मेजरली कोविशील्ड अभी अवेलेबल है, तो कोविशील्ड की जो 90 डेज बाद जो लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं उसके बाद भी से एटलीस्ट 3 to 6 months इम्यूनिटी रहती है, बट स्टिल वी डोंट हैव वेरी मच टू मच ऑफ डेटा अबाउट इट, बट द इम्यूनिटी स्टेज देयर। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही ये वायरस हर बार अपना रूप बदलता है, वायरस रूप बदलता रहता है, वैक्सीन आती है। स्वाइन फ्लू की H1N1 की एवरी ईयर वैक्सीन आती है। Right. I don't know whether Dr. Jha is still here in this question. He would have probably been a good position to answer, but if he is not around, Dr. Raza can take it. How can we prepare ourselves for the third wave? काफ़ी हद तक बात कर चुके हैं इस सिलसिले में, मगर कोई स्पेसिफिक एडवाइजरीज या कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो इशू की जा सकती हैं, जो जनरल पब्लिक को मालूम होनी चाहिए थर्ड वेव की प्रिपरेशन के लिए? जी जी बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी वेव हो, फर्स्ट वेव सेकंड वेव है, अब ये जाने वाला है या थर्ड वेव आने वाली है, तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी जो ये है कि आप अपनी सावधानी बरतें और जो नॉलेज आप लेते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो करेक्ट सोर्सेज से गेट करें। कि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तो अफवाहों का शिकार आप ना बनें। तो वो तो पॉइंट नंबर 1 है। नंबर 2 ये है कि अपनी जो सारी चीज़ें, किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है और की प्रॉब्लम है, लंबी शिकायत है, वो बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त कर लें। अपनी इम्यूनिटी जो है वो खाना पीना नॉर्मल रखें, एक्सरसाइज करें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों को भी चपेट में लेगी, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो थर्ड वेव आने से पहले बच्चों को वैक्सीन का नहीं लग रही है अभी, लेकिन बड़ों को जितने को लग रही है अभी, उनको वैक्सीन जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। तैयारी जो है, सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी जो आप करेंगे वो वैक्सीन ले लें अगर थर्ड वेव से बचना है। ओके, एंटीबायोटिक्स के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स का क्या वो है कोई, आई नो देयर आर पिल पॉपिंग पीपल जिनको हर छोटी सी बात पे भी एंटीबायोटिक्स ज़रूरी हो जाता है, और समहाउ आवर मेडिकल सिस्टम इज आल्सो डिजाइन दैट वे। उसमें कोई कुछ डिस्क्रिशन, कोई ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है कि वो इतनी ज़्यादा डोज ना हो कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स आ जाएं? डॉक्टर फातिमा, आप कहना चाहेंगे? देखिए, एंटीबायोटिक्स हमारे इंडिया जैसी कंट्री में एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी हो जाता है एट टाइम, क्योंकि जल्दी इंफेक्शन रिजॉल्व नहीं होता है और बैक्टीरियल इंफेक्शन बहुत कॉमन है। एंटीबायोटिक की डोजेज देखिए, दीज आर रिकमेंडेड डोजेज अकॉर्डिंग टू द वेट एंड द एज ऑफ अ पर्सन। ये अगर डोज कम कर देने से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा कि पेशेंट को अगेन वी हैव टू रिस्क द बेनिफिट, वी हैव टू सी द बेनिफिट एंड रिस्क। डोज कम करने से उसका इफेक्ट नहीं होगा तो एंटीबायोटिक वेस्ट जाती है। बाहर की कंट्रीज़ में, जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ इतनी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं होता है। पैरासीटामोल, वाइटामिन डू वंडर्स, बट यहाँ पर हमें देना ज़रूरी पड़ता है बिकॉज सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन। Okay, I know there are I can see a lot of hands raised, but we are constrained with time, so unfortunately हम सारे questions नहीं ले पाएंगे. But I would definitely like Dr. Raza and Dr. Fatima to give us some closing remarks before I hand over to Ved Bhai to close the session. You can start, Dr. Fatima, since your mic is already on. जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगी, पोस्ट कोविड इन्फेक्शंस हैं जो उससे घबराए ना। एक तो ये सीवियर इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके सिम्टम्स मैंने बताए हैं। जैसे ही सिम्टम्स दिखे आपको फौरन स्पेशलिस्ट को मिलना है, डिले बिल्कुल नहीं करना है, इट्स अ सीवियर प्रॉब्लम।
लेकिन हर थोड़ी देर पे एंग्जाइटी पैनिक अटैक से हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच जाता। ठीक है, सो देयर आर रीजंस, एक हल्का सा सर दर्द हुआ, हल्का सा नाक से पानी आया, यू डोंट हैव टू रीच द हॉस्पिटल एंड मेक इट क्राउडेड। सेकेंडली, पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स और आते हैं, जो माइल्डर वर्जन है, मैंने देखा काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोरोना होने के बाद भी हमें डेढ़ महीने हल्की खांसी रह जाती है, कुछ लोग को फीवर 99.5 लो ग्रेड कम करता रहता है। तो ये जो कुछ चीज़ें ये पोस्ट कोविड देखने में आ रही है इस बार, जो थोड़ा प्रोलॉन्ग चल रही है। तो इस केसेस में डोंट पैनिक, ये सेटल हो जाता है धीरे धीरे। फीवर ज़्यादा है तो यू कैन टेक पैरासीटामॉल, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, परसिस्टिंग फॉर मोर देन 7 to 8 days, देन सी योर फिजिशियन। अपने से कोई इलाज ना करें, अपने से ना कोई टेस्ट कराएं, फिजिशियन जो बोले वही करें। दूसरा, अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन जो मसरत साहब ने मेड्रॉल पे पूछा था, सर मेड्रॉल जो है 8 से 10 दिन हम देते हैं, सीइंग द कंडीशन, इट्स अ कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट। आई कैन नॉट से कि आपकी 7 दिन चलनी चाहिए, इनकी 10 दिन। So that's about Medrol steroids. Secondly, vaccination, please सब लोग जाएं, ज़रूर लगवाएं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मिथ है कि 2 साल में मर जाएंगे, जैसे कि लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। सब वैक्सीन लगवाएं। और एक और मिथ है कि स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में कि इससे फर्टिलिटी कम होती है। ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है। आप सब जाएं और वैक्सीन लगवाएं और दोनों डोज लगवाएं, अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को कहें सब लगवाएं। इसी से हम बच सकते हैं आगे, और अपने आगे आने वाली वेव में बच्चों को भी बचा सकते हैं। तो सिर्फ 1 मिनट में आपका वक्त और चाहूंगा। एक सवाल मैं स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, कोई मदर अपने चाइल्ड को दूध पिला रही है तो उनको वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने ऑलरेडी एड्रेस किया है, आई जस्ट वांट टू से। हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो वैक्सीन आराम से ले सकती है। थैंक यू। डॉक्टर रजा, योर फाइनल थॉट्स प्लीज। जी हाँ, तो बिल्कुल मैं वही सारी बातें फिर से दोहराना चाहता हूँ ताकि ये ऑडियंस से समझ लें कि नंबर 1 तो ये है कि जो आप इंफॉर्मेशन लें वो सही लें और सही सोर्सेस से लें। और नंबर 2 ये है कि कोरोना या कोविड से डरना नहीं है, लड़ना है। तो जब लड़ने की बात आती है तो आपको वेपन चाहिए, और वेपन जो है सिर्फ वैक्सीन है। तो आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। तो यही सबसे ज़्यादा जो अभी आपको तैयारी करनी है कोविड से फाइट करने के लिए, वो है वैक्सीन। मेरे ख्याल से आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा उसमें आधा हिस्सा छोड़ दिया। मुझे किसी ने भेजा था कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, और बीवी से लड़ना नहीं डरना है। तो मैंने कहा वो सम अप कर दूं ऑन अ लाइटर नोट फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। उबैद भाई, ओवर टू यू। आप आई कैन सी वी कुड नॉट डू जस्टिस टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस, बट दैट ओनली सजेस्ट दैट वी शुड बी डूइंग मोर ऑफ दीज सेशंस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालात ये हो सकें। मगर फिलहाल आई लीव इट टू यू टू कंक्लूड द सेशन। उबैद भाई, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। जैसा कि आनंद जी ने पहले बताया था शाहिद भाई के बारे में, शाहिद भाई एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत से ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोगों ने दुबई में जब भी इनके पास गए हैं और जो मेहमान नवाजी उन्होंने की है और जो एंटीक चीज़ें उनके घर में हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। डॉक्टर झा जिनके बारे में आनंद जी ने बताया, और डॉक्टर झा को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक बेहतरीन सर्जन के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है। वो तमाम बिजीनेस होने के बावजूद, तमाम व्यस्तता के बावजूद, जब मैंने उनको कॉल किया कि डॉक्टर साहब मैं ये एक वेबिनार करना चाहता हूँ जिसमें पोस्ट कोविड इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है इस पे बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब चाहिए इस तरह के वेबिनार कीजिए और मैं हाजिर हो जाऊँगा। डॉक्टर रजा साहब जो अभी फ़िलहाल लंदन में हैं, मेरी फिलहाल उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है जो कुछ बातें हुई हैं तो लगता है कि बहुत पुरानी मुलाकात है और बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत उनसे मिला, और इतने फ्रैंक आदमी हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि जैसे ही ये पेंडेमिक ख़त्म हो, फ्लाइट शुरू हो, तो मैं रियाद से पहले लंदन उनसे जाके मिला हूँ। और डॉक्टर फातिमा राशिद अली शेख जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, उनकी बेटी है, हमारी बेटी की जैसी है, और आज जिस तरीके से उन्होंने सवालों का जवाब दिया और जितने अच्छे तरीके से जवाब दिया है वो मेरे ख्याल से आप सब लोगों के लिए एंजॉय किया होगा आपने उनके सवालात, उनके जवाबात को, जो कुछ उन्होंने कहा है। बहुत ही बेहतरीन इंसान है और मेरे पास
पास अल्फाज नहीं है फातिमा के लिए। चूंकि बेटी है तो मैं बेटी की तारीफ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइलेंटली इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर असलम साहब जो इग्नू के वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर हैं, वो हैं। हमारे बड़े भाई मनिंदर जैन जी हैं, अनवर जमाल साहब हैं, गुप्ता जी हैं जो नेशनल एक्सप्रेस के हैं, मुसरत नूर साहब है, आलम साहब है, गंगा कुमार जी हैं, मोइजुद्दीन साहब हैं, डॉक्टर जावेद जो मलेशिया से देख रहे हैं, प्रणव कुमार जी और डॉक्टर मोना जी, और न जाने कितने लोग जो इस प्रोग्राम को फेसबुक के जरिए और हमारे जूम के जरिए रूबरू देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी है वो है आनंद कुमार जी, जो मुझे हमेशा इनकरेज करते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं, राय देते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, और ये बात बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं शुरू से बताता आता हूँ कि ये जो हमारा सुपर 30 यानी रहमान 30 का जो प्रोग्राम चलता है, इस रहमान 30 के प्रोग्राम में जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, उन लड़कों को आनंद जी खुद पढ़ाते हैं और कोई पैसा बिल्कुल नहीं लेते हैं, बल्कि कभी पैसे की मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता हूं। और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए लगा दी, और बुलंदियों पे बना रहना सबसे मुश्किल काम होता है। कोई आदमी 20 साल तक किसी पोजीशन पे बना हुआ है, लोग आते हैं फौरन ही दूसरे तरह की चीजें शुरू कर देते हैं, जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिलने लगे, जिससे उनकी पहचान बनने लगे। लेकिन 20 साल आनंद जी ने और उससे ज्यादा न सिर्फ हजारों लड़कों को IIT में पहुंचाया है, बल्कि लाखों परिवार को, करोड़ों लोगों को उससे रिलेटेड लोगों को जो फायदा हुआ है। और हमारे जैसे लोग जो सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इतना प्रेरित किया, इतना ज्यादा मुझे इनकरेज किया कि ऐसे काम किए जाए। और साथ में उनके जो छोटे भाई हैं प्रणव कुमार जी, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अभी जब से ये कोविड शुरू हुआ, आप लोगों की दुआओं से हम लोगों ने पहले लोगों को फूड पहुंचाने का काम किया, जो कुक फूड है उन लोगों तक जो कोरोना से पेशेंट हैं या उनके जो पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं, उनको हम लोगों ने फूड पहुंचाया। और अब राशन पहुंचा रहे हैं। तो इस राशन पहुंचाने में जो हम लोगों ने ध्यान रखा है वो ये कि वैसे लोग जिनके पास BPL कार्ड नहीं बना है उनको दिया जाए, वैसे जरूरतमंदों को हम लोग घर पे जाते हैं और जाके दिया है। इस काम में सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें जहां पर प्रणव कुमार जी का मिला है, वहां पर अगर अनवर जमाल साहब का मैं नाम ना लूं तो ये नाइंसाफी होगा। इसलिए कि जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है और जिस तरीके से मुझे गाइड किया है, मैं जो कुछ भी आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें अनवर जमाल साहब का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे बड़े भाई यूसुफ साहब जो दूरदर्शन में थे, यूसुफ भाई ने मुझे इनकरेज किया, और ये एहसास जो तंजीम है उसका जो सपोर्ट है वो मैं आप सबके सामने तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही मोइज साहब, मोइज भाई हमारे बिल्कुल भाई की तरह हैं, और इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है, दोहा में बैठ करके शाहबुद्दीन भाई, मलेशिया में बैठ के जावेद साहब, और सऊदी अरब में बैठ करके आलम साहब, और तमाम लोग जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हर वक्त इनकरेज किया है ऐसे काम करने के लिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए, और ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट एपिसोड हमारा एजुकेशन पे होगा। हम लोग बहुत जल्द एजुकेशन पे ही एक पोस्ट कोविड एजुकेशन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हो रहे हैं, इस पे एक वेबिनार करेंगे। और भी ऐसी चीजें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप तमाम लोगों का, जो लोगों के सवाल लिए गए वो, और जिन लोगों का सवाल नहीं लिया जा सका है उनसे मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन इंशाअल्लाह आगे फिर कभी प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में आप तमाम लोगों के जो क्वेश्चन है वो लिए जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, जिस तरीके से आपने इस प्रोग्राम को चलाया है, मेरे ख्याल से बेहतरीन प्रोग्राम, मेरे पास अल्फाज नहीं है आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। फिर से एक बार डॉक्टर झा,
डॉक्टर रजा, डॉक्टर फातिमा, शाहिद साहब, आनंद कुमार जी, प्रणव कुमार जी, मेरे बड़े भाई मनिंदर कुमार जी, गुप्ता जी, मुसर्रत साहब, आलम साहब, यूसुफ साहब, जावेद साहब, प्रणव कुमार जी, और तमाम लोगों का, गंगा कुमार जी हमारे दोस्त सीनियर आईएएस हैं, वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, आलिया जी, और वो तमाम लोग जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Recording stopped.